आज हम आपके लिए वापस एक नया टॉपिक के साथ पेश हुए हैं। हिंदी व्याकरण में हूँ, जिसमें उसका नाम है क्रिया और काल। तो सबसे पहले हम आपको क्रिया के डिफरेंस बताएंगे कि क्रिया होता क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का ज्ञान हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोमन लिख रहा है, इस तरह से कोई पढ़ रहा है, कोई चल रहा है, तो वो उसकी क्रिया कहलाती है। अब क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद होते हैं दो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में आप क्या आएगा, अभी हमने आपको क्रिया और कार्य दोनों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हमने क्रिया की परिभाषा बताई। क्रिया के में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया में होता है, उसका अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, दुकानदार फल बेचता है, मोहन खाना खाता है, सीता पत्र लिखती है। तो ये क्या सब सकर्मक क्रिया है। ऊपर लिखे उदाहरण को ध्यान से पढ़ो और इस वाक्य को देखो। दुकानदार फल बेचता है, तो दुकानदार का इसमें बताया है कि दुकानदार फल बेच रहा, तो वो उसकी क्रिया कहला रही है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसमें आगे है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में का अर्थ है कर्म के बिना होने वाली क्रिया। जिस क्रिया के करने या होने के लिए कर्म आवश्यक नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, चिड़िया उड़ती है, राधा हंसती है, मोहन दौड़ता है, इस तरह से। तो मोर नाचता है, इस वाक्य के लिए यह प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि मोर क्या नाचता है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। हंसना, रोना, रूठना, छींकना, जाना, चलना, मुस्कुराना, उठना आदि ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। मतलब ये पता नहीं चलती क्रिया कब हो जाती है। और सकर्मक क्रिया में पता पड़ता है कि हमको ये काम करना है, कि हमको ये लिखना है, हमको ये पढ़ना है, हमको ये दौड़ना है, हमको उधर जाना है। तो ये हमारी सब सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है जो अचानक हो जाती है, तो पता ही नहीं पड़ता है, छींकना है, रूठना है, इस तरह से। तो ये सब हमारे क्रिया है। तो क्रिया होती है जो हम जो काम करते हैं। तो अभी हमने आपको क्रिया का भेद बताया और क्रिया की परिभाषा। अब हमारा आता है काल। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं और वो किस समय कर रहे हैं, तो वो काल कहलाता है। अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। जैसे मैंने केला खाया था, तो था मतलब बीत गया। मोर नाच रहा है, मतलब अभी वो नाच रहा है, वर्तमान है उसके लिए। और गीता नाचेगी, तो वो उसका भविष्य काल हो गया, मतलब कब नाचेगी, क्या करेगी, ये उसका है। तो इसमें हम तीनों काल पढ़ लिए कि इसके काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल में वह आता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैंने पत्र लिखा था, सुधा बाजार गई थी, इस तरह से। तो ये सब थे में आया, मतलब भूतकाल में। और वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, बच्चा खेल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से। तो ये वर्तमान काल है, मतलब जो काम अभी हो रहा है। अब भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले
तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे फूल खिलेगा, राम विद्यालय जाएगा, राधा पत्र लिखेगी, इस तरह से। तो ये सब भविष्य काल है कि जब काम आगे हुआ तब। तो अभी हमने आपको क्रिया और काल के बारे में बताया कि क्रिया क्या होती है और काल क्या होता है। तो क्रिया होती है काम, हम काम करते हैं। काल होता है समय, किस समय में कौन सा कार्य किया जा रहा है। अब आगे हमारा आता है इसी में नया टॉपिक एक और, अवयव। अवयव किसे कहते हैं? जिन शब्दों में काल, वचन, लिंग या कारक के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अवयव शब्द सदा एक जैसे रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने आपको अवयव की परिभाषा बताई है कि अवयव क्या है। तो अब हम आपके इसके भेद बताएंगे। अवयव के भेद है, पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में क्या आता है, इसमें जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, चारू उधर जा रही है, हाथी धीरे धीरे चलता है, इस तरह से। तो पहले वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में उधर शब्द जा रही है, क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में धीरे धीरे शब्द चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अर्थात तेज, उधर, धीरे धीरे, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। अब हमारा आगे आता है इसका भेद, संबंध बोधक। संबंध बोधक, जो अवयव शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका शब्द संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे मेज के पास कुर्सी है, राजा भिखारी को कपड़े देता है, इस तरह से। तो पहले वाक्य में के पास मेज के बाद आया है तथा मेज का संबंध कुर्सी से प्रकट कर रहा है, और दूसरे वाक्य में को के लिए भिखारी के बाद आया है तथा भिखारी का संबंध कपड़े से दिखा रहा है। अब इसके संबंध बोधक अवयव के इसके और भी उदाहरण है। सीता के घर के सामने गीता का घर है, रोहन के पास सुंदर सी घड़ी है, ये। अब आगे इसका भेद है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अवयव में आता है, जो अवयव दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे रवि और रितेश घर जा रहे हैं, अपनी हिंदी की पुस्तक पढ़ो अथवा सो जाओ। आगे हमारा आता है विश्वव्याधि बोधक। विश्वव्याधि बोधक में जो अवयव शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध, लज्जा, खुशी आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विश्व में आदि बोधक अवयव कहते हैं। जैसे वाह तुम मैच जीत गए, हे भगवान कैसा अन्याय है, इस तरह से। मतलब जो उसके भाव निकलते हैं, चाहे वो खुशी के हो, शोक के हो, घृणा मतलब उसकी निंदा करना, भय मतलब डरना, क्रोध गुस्सा करना, लज्जा मतलब शर्म, खुशी जाहिर करना मतलब खुश होना। जो भी अंदर के भाव आते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो सब आते हैं विश्वव्याधि बोधक में। तो इसी में इसका उदाहरण है, वाह तुम मैच जीत गए, मतलब वो खुशी प्रकट कर रही है अपनी। और हे भगवान कैसा अन्याय, मतलब वो भगवान से प्रार्थना कर रही कि ऐसा अन्याय क्यों कर रहे, मतलब उसको कोई दुख है अंदर से, तो उस दुख को मिटाने के लिए। तो अभी हमने आपको बताया पहले क्रिया और काल, कि क्रिया किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा और काल की परिभाषा। तो क्रिया और काल का संबंध आपस में अक्सर जुड़ा रहता है। फिर आगे हमने आपको बताया अवयव, अवयव की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण।
उसके भेद और उसके उदाहरण बताए।